सीधे रुख करते हैं मनोज्ञा लोहिवाल का। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। मनोज्ञा, संभवतः गृह मंत्री बनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अमित शाह पहली बार किसी राज्य के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, और वो भी बंगाल के लिए। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है, किसी तरह का कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, और बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है कम से कम अब सीएम के चेहरे को लेकर उसकी तस्वीर और वो नाम पर मोहर सीधे गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में ही होने वाली है। देखिए, टफ पीपल आर चोजन फॉर टफ जॉब्स, यानी कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, ऐसा कहा जाता है। ये दो कहावतें हैं, पर इस समय क्योंकि ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो न सिर्फ कद्दावर हों बल्कि जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व काम किया हो। जब 2014 में गृह मंत्री, उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे अमित शाह, तब उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए कहा था यहाँ एक रैली में कि जिस दिन बंगाल, अपने पहले भाषण में कहा था, माफ़ कीजिएगा, कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीत लेगी उस दिन हम राष्ट्रीय स्तर को अचीव कर लेंगे। तो जिसने ये प्रण किया हो, इस तरह की बातें कही हों, आज जब यहाँ पर सबसे बड़ा मंथन होने वाला है, जीत के बाद विधायक दल का नेता चुना जाने वाला है, तो विधायक दल के नेता में यूँ तो कहा जाए तो शुभेंदु अधिकारी दो सीटों से विधायक है, इसलिए वो रेस में सबसे आगे सामान्य तौर पर माने जाते हैं। पर क्योंकि बीजेपी का एक हमेशा कार्यकाल में एक बात देखी गई है कि वो सामान्य कार्य को भी सामान्य दिखने नहीं देते हैं, या फिर सामान्य जिसे समझा जाता है वैसा होता नहीं है। इसलिए जिस नाम पर सबकी मोहर है, उस पर जब तक मोहर न लग जाए तब तक वो मोहर नहीं है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। बतौर पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पर कई दौरे किए हैं। बतौर गृह मंत्री उनकी बड़ी भूमिका रही है, यहाँ पर एक हफ्ते से ज़्यादा के समय रहना, लगातार कैंपेन करना, और यहाँ तक मनोज्ञा, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको, कल शाम को जब स्टूडियो में आप और मैं साथ में बैठकर पूरा नतीजों का विश्लेषण कर रहे थे, मैंने तब भी आपसे पूछा था कि कौन सा नाम है फाइनली जिस पर मोहर लगेगी। उस समय आपने खुलकर बताया नहीं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। मीनाक्षी, आप बताइए मुझे, जब मैंने आपको पर्सनली नहीं बताया तो यहाँ पर सबके सामने वो बात कैसे रख दूँ? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि 5 नाम पर मैं, अच्छा चलिए, आपने कह दिया है मीनाक्षी, तो आज हमारे दर्शकों के लिए मैं इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग दे रही हूँ कि पार्टी की तरफ से 5 नाम पर अभी विचार होगा। ये 5 वो नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बड़े कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, और उसके 3 क्राइटेरिया हैं जो कॉमन होंगे। नंबर 1, वो पश्चिम बंगाल की भाषा यानी कि बांग्ला भाषी होंगे। नंबर 2, कि वो पश्चिम बंगाल में बांग्ला मीडियम के पढ़े हुए होंगे। और नंबर 3 और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव होगा। ये मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रही हूँ कि ऐसे 5 नाम पर विचार हो रहा है, और पार्टी की नज़र में है ये 5 नाम जिनके लिए ऐसी उपलब्धि मानी जा रही है कि क्या वो प्रशासन और प्रशासनिक अनुभव के साथ काम कर पाएंगे कि नहीं। उसका पहला कारण ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनौतियाँ सिर्फ राज्य की नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने की वजह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामंजस्य को बखूबी निभाने की, और यहाँ पर जमीन पर चुनौतियों को जमीन पर खत्म करने की होगी। चलिए, एग्जैक्ट नाम ना सही मनोज्ञा, हिंट सी सही, और मैं तो हमेशा खुलकर कहती हूँ कि जहाँ पर ब्रेकिंग वहाँ पर मनोज्ञा, या फिर जहाँ मनोज्ञा वहाँ पर ब्रेकिंग। तो ये ब्रेकिंग आपने हमारे दर्शकों को दे दी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, फाल्ता से ये जुड़ी हुई है, जिसकी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। फाल्ता, देखिए, जहाँ पर अब रीपोलिंग होनी है, वहाँ पर जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है, और फाल्ता देखिए किस तरह से टकराव का केंद्र बना था सेकंड फेज की वोटिंग के दिन, जहां पर जहांगीर खान को लेकर देखिए गहमा गहमी थी। और वहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ 24 तारीख को रीपोलिंग भी होनी है, लेकिन उससे पहले अब जो आज अलग अलग जगहों से खबरें निकल कर आई हैं, वैसी ही एक तस्वीर इस वक्त टीएमसी के दफ्तर पर दिखाई दे रही है, जहांगीर खान के दफ्तर पर। यहाँ पर लोगों की भीड़ आप इस वक्त जमा देख रहे हैं, और झंडे, बैनर, पोस्टर के साथ वहां पर पहुंचे हैं। फाल्ता से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एक बात बड़ी क्लियर थी, और एक बड़े विजन के साथ पीएम ने कल बीजेपी हेडक्वार्टर से संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बदला नहीं, बदलाव की राजनीति होनी चाहिए। तो ये मैसेज एक तरह से कार्यकर्ताओं के लिए भी था कि बंगाल में बीते वर्षों के चुनावों में के समय जो हुआ है, खासकर नतीजों के बाद,
कम से कम वैसी परिस्थिति अब नहीं दिखाई देनी चाहिए, इसीलिए बार बार परिवर्तन, बदलाव, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई हैं बंगाल में आज सवेरे से, जहां पर टीएमसी के दफ्तरों को निशाना बनाया और ऐसे में टीएमसी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के झंडे और पोस्टर लिए जो कार्यकर्ता वहां पर थे उनकी फोटोज के साथ ये क्लेम किया है कि हमारे दफ्तरों पर ये तोड़फोड़ हुई है। इस बीच बीजेपी भी ये कह रही है अपने कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का कि एक्शन लिया जाएगा अगर इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए गए कार्यकर्ता। लेकिन इन सबके बीच आगजनी और इलाके में तनाव का माहौल। श्रेयसी हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। श्रेयसी, फाल्ता से क्या अपडेट है इस वक्त, क्या हालात बने हुए हैं अभी ग्राउंड पर? देखिए, जब यहाँ पे पोलिंग हुआ था काफी सारे लोग बाहर आके बोले कि वो लोग मतदान नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे धमकाया गया, चमकाया गया है तृणमूल के तरफ से। और उन्होंने जो जिन उनके खिलाफ अभी जो है बीजेपी सपोर्टर्स, आप देख सकते हैं उनके जो पार्टी ऑफिस है जहाँ पे जहांगीर खान जो वहाँ का सिटिंग एमएलए है, उनके पार्टी ऑफिस को तोड़फोड़ कर दिया गया है। और इसी दौरान आपने पहले भी देखे थे कहा जहाँ पे जहांगीर खान ने बोला था अगर आईपीएस ऑफिसर अजय पाल सिंघम है फिर मैं हूँ पुष्पा। लेकिन इतने सालों से जो लोग कह रहे हैं कि वो फ्रीली इलेक्शन नहीं कर पा रहे थे, वहां पे वोट नहीं दे पा रहे थे, उसके जो उनका जो गुस्सा है आज इस स्थिति पे आ गया है कि उन्होंने पार्टी का ऑफिस तोड़फोड़ किया है। पुलिस की तरफ से हालांकि अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, कोई एक्शन लिया गया है कि नहीं। ये तस्वीरें आ रही है आपके पास फाल्ता से, जहाँ पे वो सिटिंग तृणमूल कांग्रेस का एमएलए है जहांगीर खान, जहाँ पे बाइपोल्स और जो भी अपडेट्स आगे और आएंगे श्रेयसी, आप उस पर नजर बनाए रखिएगा। मैं आपसे अपडेट्स आगे इस पर लेती रहूंगी। लेकिन बंगाल में देखिए अब घटनाक्रम जो तेजी से बदल रहा है। 9 तारीख शपथ ग्रहण का दिन होता है, चेहरा कौन होगा इसी पर सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त है। शुवेंदु अधिकारी सबसे बड़ा नाम, प्रेफर्ड नाम, स्वाभाविक नाम के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए 5 नाम हैं जिसकी जानकारी अभी मनोज्ञा दे रही थी, जिन पर चर्चा हो रही है। और इसमें बांग्ला भाषी हो, बंगाली मीडियम में पढ़े हो, देखिए ये सारे वो बिंदु हैं जहां पर जो बंगाली अस्मिता, जो चुनावी कैंपेन के दौरान छाया रहा जो मुद्दा, बाहरी वर्सेस बंगाली अस्मिता, तो उस फैक्टर को बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। ये कम से कम झलक रहा है। मनोज्ञा, इलेक्शन कैंपेन तो बाहरी वर्सेस बंगाली अस्मिता पर टिका हुआ था, लेकिन अब यहां से जो मैसेजिंग होगी, चाहे कल प्रधानमंत्री का बंगाली वेशभूषा में आना भाषण देने से पहले, तो ये जो छोटे छोटे प्रतीकों के जरिए भी मैसेजिंग की कोशिश है, बीजेपी इसको लेकर भी बड़ी केयरफुल है। और अब सीएम के नाम पर तो डेफिनेटली ये बड़े रूप में दिखाई देगा। देखिए, मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाकया बताऊं। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर में जो धोती पहन के एंट्री की थी, अगर यही धोती पहनकर एंट्री 15 दिन पहले कर दी होती तो इसे ऑप्टिक्स माना जाता, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीतने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब ऐसे कपड़ों की और इसकी याद आ रही है। पर यह बात सच है कि झालमुड़ी से लेकर मछली तक और नौका विहार से लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर वो मुद्दा नैरेटिव बनता रहा जिसने जमीन पर बहुत बड़ा काम किया है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत में इन सारे मुद्दों ने बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि जब झालमुड़ी मैंने खाई तो उसकी झाल बाकी दलों को क्यों लग रही है और सबसे ज्यादा तृणमूल को लग रही है। ये बात सही है कि राजनीति में उठापटक होती है, राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इस तरह की छींटाकशी होती है, पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति में इस बार हिंसा सबसे कम हुई है, इसकी सफलता का योगदान कम से कम कुछ हद तक चुनाव आयोग को देना चाहिए और दिया जाना चाहिए, जिसमें मनोज अग्रवाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर हिमांशु लाल दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा सबसे कम रही है। आप कल्पना कीजिए 2 दशक से अधिक हो चुके हैं, न जाने मैंने कितनी बार मार खाई है चुनाव में। ये हमें पता रहता था कि हमें मेंटली तैयार रहना पड़ता था, कहीं बम फूटेगा, कहीं पिटाई होगी, और जर्नलिस्ट को तो पक्का टारगेट किया जाता था। पर इस बार हर तरह से इतिहास रचा है बंगाल ने। जी, शुक्रिया मनोज्ञा जानकारी के लिए। हालांकि ममता बनर्जी भी अब 4 बजे पर, आप केरल में इसलिए नंबर नहीं बढ़ाया कि ताकि लोगों को यकीन रहना चाहिए कि जो है इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर है। अशोक जी, हाँ ठीक है, लेट हिम आंसर। देखिए मैं ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री, चोर का चोर मचाए शोर, और एक कहावत है देहात में चलनी कहे सूप से बता तुझमें कितना छेद। ये कहावतें बहुत आ रही हैं। जी, जितनी भी ये सब चीजें हैं ये कांग्रेस ने किए हैं, और कांग्रेस को ये लगता है कि दूसरी पार्टी भी ऐसी करती होगी। मैं ये जो कह रहे हैं कि चोरी किया, हाँ मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया है। और चोरी ये किया कि जो बंगाल के लोग त्रस्त थे, जिनके ऊपर भय
उनके दाएं बाएं मंडरा रहा था, उस भय को दूर करके हमने लोगों का दिल चोरी किया और उस प्रदेश के 93% लोगों ने कई घंटे तक लाइन में लगकर बंगाल में वोटिंग किया है और उनका दिल ईवीएम में लेकर हमने चोरी किया। ये मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है। जहां तक बात है, सर आपका फ्रेम थोड़ा फ्रीज हो रहा है, एक बार बैकएंड पे चेक करते हैं। तारिक खान जी को लाइए स्क्रीन पर। तारिक खान जी, मैं ये देख रही हूँ विपक्ष के लगभग सभी नेता जो हैं वो उसी लाइन पर पोस्ट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को मारा गया, पीटा गया, या उनके साथ जो बर्ताव किया गया, उनको हरवा दिया गया, 100 से ज्यादा वोट लूट लिए गए। ये किस तरह की बातें जो हैं इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं? और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है, लोकसभा में आपकी ही पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर संसद में पहुंची है। आरजेडी बिहार में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी ना बीते चुनाव में, तो वो आपको मंजूर है, लेकिन जहां पर हार हो गई वो आप एक्सेप्ट नहीं करते। वहां पर आप कहते हैं कि जो चुनाव आयोग ने यहां पर घोटाला कर दिया। आपने अभी कहा कि जनादेश, आपने जनादेश की बात की थी, तो जनादेश जनता का होना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग का या अमित शाह साहब का जनादेश होना चाहिए। पहली बात, अमित शाह साहब ने कहा था कि 60 दिनों तक केंद्रीय सुरक्षा बल रहेगी। किस लिए? जश्न मनाने के लिए, बीजेपी की हिंसा रोकने के लिए। अभी आपने दिखाया मैडम, लेट मी कंप्लीट। अभी आपने दिखाया मैं आपको बता रही हूँ ना, हिंसा रोकने के लिए। क्या आपने देखा बंगाल के बीते चुनावों में जिस तरह की हिंसा होती थी वैसी हिंसा नहीं हुई इस बार? इसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं? अभी आपने खुद दिखाया कि जहांगीर खान के कार्यालय में जाकर हिंसा की जा रही है, वो बीजेपी के लोग हैं। अब सिंघम साहब कहां हैं? चले आए यूपी, या तैयारी कर रहे हैं दूसरे स्टेट में बीजेपी को जितवाने के लिए? ये चुनाव आयोग का रोल है, ये इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग का रोल है, ये आचार संहिता है। इस तरीके से चुनाव कराया जाएगा कि सिंघम साहब गए थे सिर्फ वहां पर जहांगीर खान को डराने के लिए कि वोट बाहर मत निकलने देना अपने लोगों को, ताकि वो वोट डाल दें। और उसके बाद अब जब हिंसा हो रही है तो पुलिस का तो मैम रोल ही नहीं, लेकिन इसी चुनाव आयोग ने फाल्टा में दोबारा चुनाव करवा रहा है ना, यही चुनाव आयोग। शिकायतों के बाद यही चुनाव आयोग दोबारा से इलेक्शन करा रहा है। इसी चुनाव जिन जहांगीर खान का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं जहांगीर खान ने सेकंड फेज की वोटिंग से पहले ये कहा ही नहीं कहा कि खेल उन्होंने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। इसी 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की ये जिम्मेदारी थोड़ी ना कि अगर बीजेपी जीतने के बाद वहां टीएमसी के लोगों को मार पीट रही है, सीएम को धक्का दे रही है, तो चुनाव आयोग या पुलिस के लोग या केंद्रीय सुरक्षा बल उसमें इंटरफेयर करे। मैम उनका काम था बीजेपी को जिताना। अब खत्म, टाटा बाय बाय, लौट आए। अब दूसरे स्टेट की तैयारी करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की तैयारी। अगर ऐसा ना होता, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था, समाजवादी पार्टी संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर कैसे पहुंची?